ईरान ने सालसों को बताया कि नजरे सानी शुदा तजावीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरात के लिए चंद दिन दरकार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई से राब्ते में मुश्किलात के बाइस तबादला ख्याल का यह अमल सुस्त होगा। मुश्तबा खामनई ताहाल किसी खुफिया मकाम पर हैं। उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि उनके अंदरूनी हालात जवाल पजीर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान चाहता है अमरीका आबनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी खत्म कर दे। ईरान अंदरूनी क़यादत के बहरान से निमटने की कोशिश कर रहा है और यकीन है कि ईरान अपने मसाइल हल कर लेगा। अगर ईरान के पास एटमी हथियार आ गए तो वो पूरी दुनिया को यरगमाल बना लेगा। हम ईरान के साथ वो मामलात कर रहे हैं जो साबिक सुदूर को पहले कर लेने चाहिए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने आलमी तवानाई पॉलिसी में बड़ी तब्दीली करते हुए तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का फैसला कर लिया। वजारत तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के बयान के मुताबिक फैसला मुल्क की तवील मुद्दती तवानाई हिकमत अमली और बदलते हुए आलमी माशी हालात के तनाजुर में किया गया है। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100.12 पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111.41 और मार्बन क्रूड $106.84 पर पहुंच गया। सोमालिया के बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी अमले की महफूज बाजियाबी के लिए सिफारती कोशिशें तेज। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने सोमालिया के सफीर को खत लिख दिया। जहाज ऑनर 25 पर मौजूद पाकिस्तानी अमले की सलामती से मुताल्लिक गहरी तशवीश का इज़हार। पाकिस्तानी अमले की महफूज बाजियाबी के लिए इक़दाम पर जोर। पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत वापसी के लिए मदद की दरख्वास्त की। शुमाली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पाकिस्तानी शहरियों और जहाज से मुताल्लिक मालूमात कौमी सलामती इदारों को दे दी गई हैं। और PSL क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से शिकस्त का सामना। पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 222 रन टारगेट के हसूल में शादाब 11 नाकाम रही। शानदार सेंचुरी पर फातेह कप्तान बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार पाए। कराची में तमाशाइयों की मौजूदगी में होने वाले मैच में शायकीन ने पुरजोश शिरकत की। PSL एलिमिनेटर 1 में आज मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्स मैन मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच हारने वाली टीम का इवेंट में सफर खत्म हो जाएगा। फातेह साइड एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से पंजा आजमाई करेगी। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह अच्छी रही होगी। आज सुबह ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड आई एम श्योर जिस तरह से कराची में सुबह हब्स का मौसम था उसमें आपको खुश रहने के लिए थोड़ा शायद एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। बट वी रियली होप कि आपके दिन का आगाज़ अगर अच्छा हुआ है तो आपका दिन पूरा भी अच्छा गुजरे। कम अज़ कम PSL के मैचेस जो कराची में कल पहला मैच हुआ उसने तमाशाइयों को ज़रूर इंजॉय करवाया है। कल शायकीन की एक बड़ी तादाद ने कराची स्टेडियम का यानी नेशनल स्टेडियम का रुख किया और कराची के नेशनल स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की आमद ने माहौल को भी गरमा दिया। और फिर ऐसे में क्या ही वेलकम दिया है बाबर आजम ने कल कराची आइट्स को जब वो गए हैं ग्राउंड में मैच देखने। इससे ज़्यादा बेफिटिंग नहीं हो सकता था कि बाबर आजम छक्का मार के सेंचुरी करें और कराची का क्राउड बाबर को सपोर्ट करे। राइट फ्रॉम द टॉस जिस वक्त बाबर आए थे पिच पे, वहाँ से लेके बाबर की सेंचुरी और बाबर की सेंचुरी से लेके पेशावर ज़ल्मी के जीतने तक कराची के क्राउड ने दिल जीत लिया और कराची के क्राउड ने उन साल मजबूरियों का जवाब दिया है जो हमेशा से लोग उनके पल्ले डालते आते थे। कराची चलाता है मुल्क, इसलिए कराची वाले मैच देखने नहीं आते। ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है, इसलिए कराची वाले मैच देखने नहीं आते। ये सारी चीज़ें तो कल भी थी, लेकिन कल एक यूनिक बात थी और ये कि द क्राउड वॉज, और थैंक यू सो मच कराची कि आप आए इन ह्यूज नंबर्स, इन लार्ज नंबर्स। आगे चल के हम क्रिकेट पर मजीद भी बात करेंगे। अब बाय द वे बाबर आजम की जो सेंचुरी है दैट्स नाउ द सेकंड हाईएस्ट सेंचुरी गेटर इन T20। क्या बात है। चलते हैं अपनी मेन स्टोरी की जानिब। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल। यहाँ अमरीकी सदर का अब बड़ा दावा सामने आया है और डोनाल्ड जे ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अमरीका को पैगाम दिया है कि वो शदीद दबाव में है और चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ जल्द अज जल्द खोली जाए। ताहम वाशिंगटन ईरानी तजावीज़ पर मोहतात है और जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक शराइत पर फौरी इत्तफाक के लिए तैयार नहीं दिखाई देता। एट द सेम टाइम फैसल, एज वी टेलिंग आवर व्यूअर्स दिस, ईरान ने यह भी वाज़ेह किया है कि दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो जवाब पहले से ज़्यादा फैसला कुन होगा।
तज्जियाकारों के मुताबिक पसे पर्दा सफारतकारी जारी है, मगर हुर्मुज़ जंग बंदी और फिर जौहरी प्रोग्राम के मामलात अब भी खित्ते के अमन के लिए एक सबसे बड़ा इम्तिहान बने हुए हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल बन सकती है, ये अभी देखना बाकी है और इसी पर हम बात कर लेते हैं। आज के हमारे शो के गेस्ट हैं मंसूर जाफर, आप माहिर हैं अमूर मशरिक़ वस्ता के। मंसूर साहब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एट द सेम टाइम हम ये बात सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि वो इस मसले को हल करना चाहते हैं, फिर वो अपनी ट्वीट में ये दावा कर देते हैं कि ईरान का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है और ईरान उनको पैगामात भेज रहा है कि ईरान उनको पैगामात भेज रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोलना चाहता है और इस मामले को अब रफा दफा करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो फरमुदात हैं जी, वो काफ़ी अम्यूजिंग होते जा रहे हैं और ख़ास तौर पे ऐसे लग रहा है कि ईरान को इस वक्त अमेरिका से ज़्यादा अपना खैर खा दुनिया में कोई दिखाई नहीं दे रहा, ताकि वो अपने दिल की बातें भी जो हैं वो जाके डोनाल्ड ट्रंप साहब के कान में कहते हैं कि जी हम तो बिल्कुल तबाह बर्बाद होने वाले हैं, तो हमें रेस्क्यू किया जाए। हालांकि वो कहा जाता है ना कि मीर बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, तो ये ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि जिन्होंने उनको तबाही और बर्बादी की इस मंजिल से आशना किया है उन्हीं के पास जाके वो अपने गमों का मदावा चाहें या दुखों का मदावा चाहें। डोनाल्ड ट्रंप साहब बुनियादी तौर पे अपने आप को भी एक खुद फरेबी का शिकार कर रहे हैं और साथ साथ अपनी कौम को भी। इस वक्त जो आपने हुर्मुज़ बंद किया वो तो ईरान ने बंद कर रखी है, वो अमेरिका ने तो अमेरिका ने उस पर एक ब्लॉकेट लगा रखा है और वो ईरानी पोर्ट से जाने वाली ट्रैफिक पर और उस तरफ आने वाली ट्रैफिक पर है। तो लिहाजा शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपने किए गए इकदाम भी भूल गए हैं कि उन्होंने क्या किया है, तो उसके नतीजे में कौन सी बात कहनी है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहनियाँ एक जगह हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बैकएंड पे एक हेक्टिक डिप्लोमेसी है वो जारी है इस कज़िये के हल के लिए, क्योंकि अब इसका जो मैं समझ रहा हूँ जो फॉल आउट है वो ज़्यादा महसूस किया जाने लगा है। बिलखुसूस जो मईशत पर इसके फॉल आउट है, तेल की मंडियों पे है। अब तो हालत ये है कि इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट आपको खलीज के अंदर देखने को मिल रही है कि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिन्हें ओपेक के नाम से जाना जाता है, उनकी सफ़ों में भी इंतशार जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि माजी में भी और उसमें से एक अहम मुल्क जो है तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है या एमिरेट यूएई, उसने उस अलायंस से अलहदगी का ऐलान कर दिया है कल। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ख़ास तौर पे उस ज़मन में कि जब यूएई का जो पल्ला वैसे भी सियासी तौर पे स्ट्रेटेजिकली भी इस वक्त वो इसराइल के साथ ज़्यादा अलाइन फील करते हैं, डिप्लोमेटिकली उनके साथ रिलेशन भी हैं बहरीन के। अब वो जो गल्फ का एक भरम बना हुआ था जीसीसी कंट्रीज़ का, वो भी आपको टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही वो गल्फ कंट्रीज़ हैं कि जिसकी सिक्योरिटी के नाम पर अमेरिका यहाँ से अरबों डॉलर जो है वो इनसे ऐंठता रहा है, लेकिन जब वक्त पड़ा तो आपने देखा कि वही सिक्योरिटी इनके लिए एक लायबिलिटी बन गई और उन्हें खुद अपनी जान बचा के यहाँ से फरार होना पड़ा। अच्छा मंसूर साहब, क्योंकि आपने गुफ्तगू छेड़ ही दी है, हमने ये बात करनी थी आगे चल के, लेकिन आपने कर ही दी है, तो इसमें मेरा सवाल भी ले लीजिए। इससे हम क्या समझें यूएई का ओपेक से, ओपेक प्लस से एग्जिट, इससे हम क्या समझें? क्योंकि ओपेक 1960 में बना तो ऑयल रेगुलेटर के तौर पे एक बॉडी जो कि ऑयल पूरी दुनिया का कंट्रोल करे। अरब इसराइल वॉर में, 6 डे वॉर में ये मजीद इत्तेहाद बन के सामने आया, जो कि समझा जा रहा था कि ना दिस इज गोइंग टू बी अ बिग सो कॉल्ड मुस्लिम इकोनॉमिक यूनिटी, लेकिन अब वो ताराज हो रही है। तो इससे हम क्या मतलब लें, आप अगर हमें बता सकें। देखिए जी, माजी में इसी जो ऑयल पावर है इसे मरहूम शाह फैसल शहीद ने एक बार ऐलान किया था कि हम करेंगे, वेस्ट को तेल फ्राहम बंद कर देंगे। यही मसला फ़लस्तीन के हवाले से ही उनका ये मौक़िफ़ था, तो उस वक्त आपको इसकी पावर का अंदाज़ा हुआ था। और अब ये क्योंकि एक जॉइंट फोरम के तौर पे इसके दो काम थे, एक तो ये ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट करता था, दूसरा उसकी कीमतों के हवाले से भी इनका एक बड़ा एज था। और पूरी की पूरी आप कह सकते हैं जो बैनुल-अक़वामी तेल की मंडियां हैं, जिस तरीके से बाज़ हब हैं कि जी इस वक्त कहा जाता है कि दुबई से शायद सोने का तेल रेट निकलता है और बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जिनके रेट मुख्तलिफ जगहों से निकलते हैं। जो तेल की कीमतों का जो तयन था वो इस फोरम के ज़रिए होता था और इसका एक लिहाज से बड़ा इम्पैक्ट था, ख़ासतौर पे जो पेट्रोलियम की मंडियाँ हैं उसके अंदर। और यानी ये उस रीजन को रिप्रेजेंट करती है फोरम के, जिसमें तकरीबन 40% जो दुनिया के ऑयल रिजर्व्स हैं वो मौजूद हैं और तकरीबन 80% प्रूवन उनके पास ऑयल और गैस के रिजर्व जो हैं वो भी इसी रीजन के अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा
इसका जो एक पूरा ग्लोबल आप कह लीजिए जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर कंट्रोल है वो भी आपके सामने है। तो इसकी सफ़ों के अंदर जो दरार आना जो है, ये मैं समझता हूँ, एक तो वो जिस तरीके से होता है कि तेल की मंडियों के अंदर कोई कीमतों में इस्तेहकाम, वो मुतासर होगा। और दूसरा, इस खित्ते की अपनी जो एक जो बनी हुई थी, जिसे कहना चाहिए एक इंटेग्रिटी बनी हुई थी, एक साख बनी, अगरचे कल उसको एक एफर्ट के ज़रिए किसी कंट्रीज़ का एक इजलास हुआ है, लेकिन उस इजलास के बाद यकीनन वही एक रिवायती करारदादें और रिवायती एलामिये और उसकी साइडलाइन पे मुख्तलिफ गपशप वाली मीटिंग और तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन इस वक़्त मैं समझ रहा हूँ कि इस पूरे जिस बिगाड़ का जो अल्टीमेट रिज़ल्ट होने वाला है, वो इस रीजन के नेक्स्ट जो मिलिट्री पैराडाइम है, या जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, उस पर आने वाला है, क्योंकि इस वक़्त अमेरिका के लिए खित्ते के अंदर अपनी बेसेस रखना महाल हो गया है। और इस वक़्त तकरीबन उनकी तमाम के तमाम बेसेस जो है वो ऑपरेशनल हालत में भी नहीं है। तो लिहाज़ा उन्हें बहाल करना और उन्हें, और फिर ईरान के अब मौजूदा मूड को देखते हुए ये इंतहाई बड़ा ख़तरा है कि अगर तो एक नो वार पैक्ट नहीं होता ईरान और इन रियासतों के दरमियान, लेकिन वो नो वार पैक्ट उसी सूरत मुमकिन है कि जब इसराइल जो है उसको कोई ऐसे उसकी नो वार पैक्ट के एक्ट जो जो माजदा है, उसकी गारंटी को यूएन लेवल के प्लेटफॉर्म पे दी जाए, क्योंकि माजी में 2-3 बार जो है इसी नौइयत के रीजनल गारंटीज पर ईरान ने जो है वो सीज फायर किए, लेकिन जी और मुज़ाकरात भी किए, लेकिन आपने देखा कि ऐन उन मुज़ाकरात और सीज फायर को इसराइल और अमेरिका ने अपनी जी ड्यूटी के नोक पे साबोटाज रखा कर लिया। और इस खत्ते को जो है फिर तबाही और बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया। राइट। अब पूरी की पूरी जो एक जियो पोलिटिकल और एक जो स्ट्रेटेजिक इसकी डेप्थ है इस रीजन की, वो तहबाला होती हुई दिखाई दे रही है। और मैं राइट। समझ रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, और ऐसे में आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि राइट। ख़ास तौर पे और मंसूर साहब ये माजी में बताइएगा कि इस सारे सिनेरियो में जो आप ये कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है, जो हमें भी दिख रही है, बट नोइंग दैट कि इससे पहले गल्फ के साथ ईरान के क्या रिलेशनशिप्स और उनकी क्या रिजर्वेशंस रही हैं, नाउ व्हेन वी स्पीक कि जो यूएस का असर रसूख है वो गल्फ में कम हो जाएगा, खास करके यूएई में भी अब ऐसा लग रहा है कि उनके लिए अपनी बेसेस रखना खुद यूएई के लिए सेफ नहीं होगा। डू यू थिंक ये ईरान को कुछ प्रोटेक्शन दे पाएगी ये सूरत हाल? देखिए, यहाँ पे अमेरिका की मौजूदगी जो है वो पहले भी, यानी एक लिहाज से कोई ये इनकी तरफ से थ्रेट नहीं था ईरान को कोई, ये इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही रखा हुआ था। लेकिन यानी इसमें कोई ऑफेंसिव नेचर का प्रोटोकॉल जो इनके साथ अमेरिका के साथ नहीं था, ये सिर्फ दिफा करेंगे उनका, उन पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास जितनी मैन पावर यहाँ मौजूद थी वो अटैक के हवाले से नाकाफ़ी थी। यही वजह है कि अमेरिका को सात समंदर पार से अपना पूरा बहरी बेड़े और लेकर आने पड़े। अगर ये इन्हीं रीजन के अंदर मौजूद होती, इतनी लॉजिस्टिक्स और इनके पास मैन पावर, तो इतना बड़ा इनको एक्टिविटी ना करनी पड़ती। लेकिन बहरहाल ईरान की इस वक्त जो कैपेबिलिटी, इस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी और सारी दिखाई दे रही है, उसके जी बाद यकीनन यहाँ पे कोई ना कोई इस नौइयत का अरेंजमेंट करना पड़ेगा इस रीजन को। लेकिन वो रीजन अब इंडिजिनस होगा, उसमें अगर कोई बात हो सकती है, कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे कोई हेल्प आउट कर सकता है, तो वो रीजन ही का, एशिया ही का कोई इस नौइयत का नेटवर्क होगा, बाहर का मुल्क नहीं जिसमें होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, ये एक इन मुल्कों का नाम लिया जा रहा है कि ये इस वक्त बैकएंड पे कुछ मुज़ाकरात जारी हैं, कि जिसमें जो फ्यूचर का जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, वो शायद इन मुल्कों के हवाले से मिलकर ओके मकामी तौर पे किया जाए, क्योंकि ऑलराइट। आपके इल्म में है कि जो डेमोग्राफिक सेटअप है वो बड़ा ही डिस्टर्ब है इन मुल्कों के अंदर, क्योंकि बिल्कुल लोकल पॉपुलेशन तो ना होने के बराबर है। वहाँ पे जो डायस्पोरा और इसी तरीके से दुनिया भर से तारकीन वतन वो वहाँ पे अपनी आते अपनी हैं, बिल्कुल। किस्मत आजमाने, अच्छा मंसूर साहब, अब तो आपने जो जिस रीजनल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के पैराडाइम में बात की है, एक बार फिर मैं उससे एक सवाल आपकी तरफ लाना चाहता हूँ। ये बात ठीक है कि ट्रंप के अपने कुछ अजीबुल खलकत फरमुदात हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो इस वक्त सबसे अहम, मेरे ख्याल से पिछले चंद माह का सबसे अहम दौरा इस वक्त अमेरिका का किंग चार्ल्स कर रहे हैं। किंग चार्ल्स ने एक बहुत ही अहम बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि अब ट्रांस अटलांटिक अलायंस की जानिब देखा जाए। ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन जो नेशंस हैं उनका ये अलायंस हुआ करता था, और ये बीच में बड़े तलखियाँ आई, और अभी ईरान वाले मामले में तो बहुत ही तलखियाँ आई। जर्मन चांसलर ने कह दिया कि ईरान इंसल्ट कर रहा है अमेरिका को, ट्रंप ने इसको सीरियस ले लिया और बोला कि जर्मन चांसलर को खुद कुछ नहीं पता, वो हमें क्या बताएगा। लेकिन किंग चार्ल्स के इस बयान को आपकी उस गुफ्तगू के पैराडाइम में आप कैसे देखते हो, जो आपने कहा कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ रीजन का है, सो इट मीन्स कि एक बार फिर दुनिया बाइपोलर हो चुकी है?
देखिए जी, जहाँ तक तो शाह चास का ताल्लुक है, तो आपके इल्म में है कि ये लोग जो हैं, ये एक सेरेमोनियल किस्म का ओहदा है, एक अलामती ओहदा है। यानी इनकी कोई उस तरीके से मुल्की सियासत के अंदर कुछ से नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे एक पार्लियामेंट है। और लेकिन वहाँ के जो पार्लियामेंट के जो वज़ीर आज़म हैं, स्टारमर साहब, उनका मौक़िफ़ आपके सामने है कि वो अमेरिका को किस तरीके से या किस पैराए में देखते हैं। तो लिहाज़ा चार्ल्स साहब की इस नौइयत की जो गुफ्तगू है, इसका सियासी इम्पैक्ट तो इतना नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ओके। जो बाहमी नाइसिटीज़ होती हैं, और इस नौइयत के दौरों के अंदर जो एक थोड़ा-सा एक अच्छा टेस्ट डेवलप करने के लिए जो अच्छी गुफ्तगू की जाती है, ये उस ज़िम्न में तो ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब को देख के, मुलाकात करके, उनको बड़ा एक पुरलुत्फ़ जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी आपको बहुत पसंद करती थी। जी। यानी जो मलका थी, अब एलिज़ाबेथ। वो पता नहीं किस बिना पे पसंद करती थी। लेकिन बहरहाल ये इस नौइयत की नाइसिटीज़ हैं, और इसको इससे मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस वक़्त बरतानिया का जो मौक़िफ़ है, वो भी आपके सामने है। जिस अंदाज़ से डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको रगेद चुके हैं, वो भी आपके सामने है। जी। और साथ-साथ जो यूरोपीय यूनियन, यूरोप का, और उसके साथ-साथ नाटो के साथ जो सलूक कर चुके हैं, तो अब ये, और कनाडा को तो यकीनन उन्होंने निशाने पे रखा, बल्कि उन्हें तो वो हथियाने के चक्कर में थे। जी। ऐसी सूरत में ये जो चीज़ें बैक टू स्क्वायर वन आना या इनको बहाल होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राइट। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जितनी बड़ी खलीज पैदा कर दी है इन ताल्लुकात के अंदर, और रखना डाल दिया है, उसमें कम से कम ये होगा भी तो ये तिजारती हद तक ये चीज़ें बहाल हो जाएँगी। लेकिन अब जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि उनकी कॉल पर, जिस तरह वो इराक में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे, यूरोप और हुँ। बरतानिया अफ़गानिस्तान में खड़े हो गए थे, या दीगर जो उनके वेंचर्स हैं, उसमें उनके साथ मौजूद थे। अब वो लग ये रहा है कि अपनी कंधा और अपना बंदूक ही अमेरिका को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर उन्होंने कोई ऐसा एडवेंचर दे तो ईरान की सूरत में उन्हें एक आइडिया हो गया है। और जिस मुल्क ने उनको इस पूरी जंग में धकेला था, वो खुद अब जिस दाखिली बहरान से आपके सामने शिकार हो चला है, कि वहाँ पे 2 साबिक वज़राए आज़म जो हैं इसराइल के अंदर, वो एक इत्तेहाद बना रहे हैं गेट टुगेदर के नाम से। और वो अगले अक्टूबर के इंतखाब में आपको जो 30 साल से वहाँ पे विराजमान नेतन्याहू हैं, उनके सियासी, मैं समझता हूँ इस वक़्त चल-चलाव का टाइम सफ़र जो है हो वो आ जाएगा गया है। या लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर वो अदालत से बच गए, तो फिर वो सियासी तौर पे इस वक़्त मारे जाएँगे, क्योंकि अब इसराइल के अंदर भी ये बात शिद्दत से महसूस की जा रही है कि उनकी पॉलिसियों के नतीजे में इसराइल इस वक़्त एक ऐसी इंतहा पर मज़हबी बुनियादों पर दाएँ बाज़ू की जो इंतहा पसंद सियासत है, उसका एक गढ़ बन चुका है, कि जिसने उसको इस इसराइली पॉलिसियों को पूरी दुनिया में जो है नापसंदीदा करार दे दिया है। और उसके नतीजे में जो तबाही और बर्बादी है, उसका अब एक लिहाज से मेकअप करने का वक़्त है। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कब अपने उस गज़ा पीस बोर्ड को अपनी जो सदर नशीनी का शर्फ़ बख्शते हैं, ताकि उसकी तरफ भी कोई तवज्जो डोनाल्ड हो, ट्रंप और वहाँ पे जो एक मंसूर साहब डोनाल्ड ट्रंप ये तो ज़रूर चाहेंगे कि वो इस जंग को ख़त्म करे, बिकॉज इसका क्रेडिट भी वो लेना चाहेंगे, और वो इसको भी इस तरह से परसीव करेंगे कि जी उन्होंने एक मुल्क के साथ रिलेशनशिप को बेटर कर दिया, जो रिजर्वेशंस थी इसराइल की वो ख़त्म कर दी। तो ये उनके लिए ज़रूरी होगा। अकेले भी हो गए हैं, क्योंकि यूरोप के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, कनाडा से उनके पहले ही ताल्लुकात ख़राब थे, इसराइल आप खुद ही बता रहे हैं कि इंटरनली पॉलिटिकल मामलात हैं उनके। तो डू यू थिंक कि ये वॉर अब एंड की तरफ जा रही है, एंड सून वील सी कि एक स्टेबिलिटी आ जाएगी जो ओवरऑल सूरत हाल है? जी, कम से कम इस वक़्त जो बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो यही बता रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर इस जंग में कोई एक ठहराव के बाद, यानी सीज़फायर के ख़त्म होने का कोई ख़दशा होता, तो वो मेरा ख़्याल है कि वो मौका था कि जब ये मुज़ाकरात का दौर था और उसकी एक डेडलाइन करीब आ गई थी, तो उस वक़्त यही लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद दोबारा से कोई लश्करकशी करें। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी एक बार फिर एक्टिवेट हुई, वो काम आई। और जो फ़ील्ड मार्शल साहब की जो उनके साथ बैक एंड पे नेगोशिएशन और मुज़ाकरात थे, उसके नतीजे में उन्होंने एक बार फिर ओके। एतराफ़ किया कि मुझे इस बात पे कायल किया गया है कि हम इस सीज़फायर को एक्सटेंड करें। देखिए, उस वक़्त बड़ा गोल्डन चांस था इस जंग को हकीकी मानों में ख़त्म करने के हवाले से, कि ईरान ने तो ऐलान किया था कि साइमल्टेनियसली आप ब्लॉकेड ख़त्म कर दीजिए, हम आप आबनाए होर्मुज़ खोल देते हैं। तो ये एक जेस्चर ऑफ गुडविल होगा दोनों की तरफ से। और राइट। उसके बाद आप 2-0 राउंड इनिशिएट कीजिए, हम उस पे मुज़ाकरात में बैठेंगे, आपके साथ नोट्स एक्सचेंज करेंगे, लेकिन वो और चीज़ जो है वो मामला मंसूर जो साहब आगे उस चले। वक्त नहीं हो सकी। अब जाहिर सी बात है, ट्रंप का लेटेस्ट बयान भी है कि नाकाबंदी तवील, अल्लाह खैर करे क्या होता है। बहुत अब शुक्रिया डोनाल्ड
जी जी, बहुत शुक्रिया मसरूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेल, आपने अपनी गुफ्तगू में सिर्फ ये कहा कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो बड़ी फॉन्ड ऑफ थी ट्रम्प Yeah, की। मैंने सिर्फ ये जस्ट Queen पूछा चैट जीपीटी से कि Yeah. किस चीज़ की वो शौकीन थी। शी वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्स एंड हॉर्स रेसिंग, बालमोर स्टेट, सिंपल कंट्री लाइफ, चॉकलेट बिस्किट, गिन्स एंड डबनॉट, स्कॉटिश कंट्री डांसिंग। चैट जीपीटी ने तो ट्रम्प को नहीं मेंशन किया, ये तो गलत बात है मेरे ख्याल से। Yeah. चैट जीपीटी इज ऑल्सो फेक, इट्स ऑल्सो फेक, इट इज वी नीड अ ब्रेक विद दैट। ब्रेक से वापस आएंगे तो फूड सिक्योरिटी के मामलात पर भी जरा बात करेंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे में क्रॉप्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक अगैन। हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जिक्र किया था कि हम फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे, और वो इसलिए कि पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल हो गया है जहां खुराक का शदीद बहरान है और लाखों लोगों की ज़िंदगियां इसकी वजह से मुतासर हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, जो हमारे एग्रीकल्चर, क्रॉप और हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। और सबसे इसमें अहम बात यह या ख़राब बात यह है, पाकिस्तान का तकाबुल चैड, माली, सोमालिया इन जैसे ममालिक से हो रहा है ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से। एक और ख़राब बात यह भी है कि ये ज़राई मुल्क नहीं है, ज़राई मुल्क हम हैं या थे, ये पता नहीं है अभी या नहीं है। हाँ, जिन ममालिक के साथ हमारा शुमार हो रहा है वो कभी भी ज़राई ममालिक नहीं थे, लेकिन अब फूड सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उस पर हम उनके साथ ऐड हो गए हैं। जी, उनके साथ, उनसे बहुत नीचे भी हैं ये 10 ख़तरनाक तरीन ममालिक जिनमें ग़िज़ाई क़िल्लत का जिन्हें ख़तरा हो सकता है, उसमें पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो ये जो रिपोर्ट है डॉक्टर साहब, ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ फूड क्राइसिस, इसने हमारे मुल्क को शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ वाले ममालिक में शामिल किया है। क्या है बुनियादी वजूहात जिसकी वजह से हमारे मुल्क को इस फहरिस्त में शामिल किया गया है? देखिए, जब हम फूड क्राइसिस की बात करते हैं तो या फूड इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें उसमें आती हैं। एक तो ये कि पैदावार जो है क्या वो मुनासिब और मौजू हैं किसी भी मुल्क की आबादी को कैटर करने के लिए। दूसरा, उसकी कीमतें होती हैं कि क्या वो जो ग़िज़ा पैदा हो रही है वो क़ुव्वत ख़रीद में आती भी है या नहीं। और तीसरा ये होता है कि वो कितनी जल्दी जुज़्व बदन बनती है, यानी पीने का साफ़ पानी और सेहत की सहूलियात कैसी हैं। किसी बीमार इंसान को आप अच्छे से अच्छा खाना खिला दें या किसी को अच्छा खाना खिला के उसको एक गिलास गंदा पानी पिला दें तो रिज़ल्ट उसका जो है वो ये नहीं होगा कि उसको तवानाई मिलेगी, बल्कि उल्टा फूड पॉइजनिंग होगी या उसके दूसरे मुज़म्मरात होंगे। तो इन बुनियादों पे देखा जाता है और फिर इस तरह की जो रैंकिंग या रिपोर्ट्स होती है उसमें देखते हैं कि कौन सा मुल्क पिछले साल में यानी 2025 में कितना अरसा उसकी आबादी जो है वो इस स्ट्रेस में रही। तो पाकिस्तान को अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, जिसकी वजह से कि ज़राअत जो है वो मुतासर होती है, ज़राई पैदावार जो है वो मुतासर होती है। वो बारिशों का बेवक्त होना, बारिशों का ना होना, बारिशों का बहुत ज़्यादा होना, सैलाब आना। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो इन्फ्लेशन है, खुराक की कीमतों में इजाफा, जिसकी वजह से कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उससे महरूम रह जाता है एक मतवाज़न ग़िज़ा लेने से। अगर आप हाइस का डाटा भी लेते हैं जो हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर सर्वे है, तो 35% जो किसी भी हाउस होल्ड का जो एक्सपेंस होता है वो खाने पीने पे होता है। यानी अगर वो 100 रुपया खर्चते हैं तो उसमें से 35 जो है वो खाने पीने पे ऑन एन एवरेज लगता है। तो जाहिर है कि साहब, अगर हम बात करें सिंध की, बलूचिस्तान की या फिर खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों की, तो इन इलाकों में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इनका जैसा कि अगर हम पिछले क्राइटेरिया पे जाएं तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के मौके कितने होंगे, पीने का साफ पानी जो है वो कितना होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क है खुराक की दस्तयाबी का वो कैसा होगा, और खुराक जो है वो कितने लोगों की एक्सेस में होगी। तो बेसिकली जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि इसको डिटर्मिन करते हैं। अगर आप बलूचिस्तान को लेते हैं तो बलूचिस्तान क्रॉनिकली पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर एरिया है, क्योंकि
अगर आप उसकी आबादी का फैलाव देखते हैं जो जिस तरह से स्कैटर्ड है एक बहुत बड़े रकबे पे और गैर आबाद रकबे पे जिसपे कि कोई ज़राअत नहीं होती है, तो वहाँ पे खुराक की फराहमी और खुराक की जो एक्सेस है उसकी कीमतें वो होशरुबा होती हैं। वहाँ पे पानी साफ अवेलेबल ना होना, सेहत की सहूलतें ना होना, रोज़गार के मौके ना मिलना, तो ये ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में कंट्रीब्यूट करती हैं। यही हाल अंदरून सिंध का है और तकरीबन इसी तरह की सिचुएशन जो है ये हमारे उन केपी के उन इलाकों की है जो कि ज़रई इस्लाह नहीं है। वहाँ पे भी मौसम की शिद्दत और ज़राअत का ना होना जो है वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनता है ये इसमें ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में। सुलैरी साहब, चलिए ये तो हमने डरा दिया लोगों को कि भाई ये है, ये है, ये है। अब जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं हमारी, इनमें सब्सिडीज़ हो गई और ज़रई इस्लाहात हो गई, ये सारी चीज़ें, ये कितनी ज़्यादा मददगार साबित हुई हैं या आगे हो भी सकती हैं नहीं? ये जो मौजूदा पॉलिसीज़ है उस पे अगर आप देखते हैं तो जी। सब्सिडी को बहुत ज़्यादा काश्तकार को फ़ायदा नहीं पहुंचाती है। सब्सिडी के लिए या तो वो मिडल मैन आड़ती तक जाकर रुक जाती है या फिर वो जो सब्सिडी होती है वो उन लोगों को मिलती है जिनके पास ज़मीन की मलकियत है, जो टेनेंट हैं, जो छोटा है काश्तकार, शायद उस तक तो ये चीज़ें पहुंचती नहीं हैं। इस वक्त हुकूमत को जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है उसको सब्सिडाइज करने की ज़रूरत है। अब क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल, जो कि आपको बता सके कि ज़मीन का पीएच लेवल क्या है, उसमें कब खाद डलनी है, उसमें नमी की मिकदार कितनी है, कब उसमें पानी लगना है। आप फ़ज़ाई जायज़ा लेकर ड्रोन से ये देख सकें कि फसल की हालत क्या है, उसके ऊपर सुंडी का अटैक या कीड़े का अटैक कितना है और कब उस पे पेस्टिसाइड स्प्रे होना वगैरह। तो अब ये डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ दुनिया जा रही है और हमें भी उसी की तरफ जाना होगा। अगर हमें सब्सिडी देनी ही है तो एक तो बीज की नई वैरायटीज़ की डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाना चाहिए और दूसरा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए लगाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और कुदरती आफात पर थोड़ी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी पर कितना असर डाल रहा है क्लाइमेट चेंज, और अगर हम ये बात करें कि पॉलिसी सतह पर इस पर कितना जो है वो अफेक्ट किया है, कितना हमने काम किया है या क्या किया जा सकता है? ये जो क्लाइमेट चेंज है यानी दो चीज़ें हैं, टेम्परेचर और पानी। या टेम्परेचर बहुत गिर जाए या बहुत बढ़ जाए, गर्मी बहुत हो जाए, हीट वेव, पानी या बिल्कुल ना हो या बहुत ज़्यादा हो और इसकी आपको गैर यकीनी सूरत हाल हो जिसमें पता ना हो। ऐन गंदम की बुआई पे पता चले कि एकदम से बारिशें स्टार्ट हो गई और जब आपको पानी चाहिए उस वक्त पानी अवेलेबल ना हो, तो ये ज़राअत को बड़े बुरे तरीके से इम्पैक्ट करता है, ना सिर्फ फसलों को बल्कि जानवरों को भी, और जिनकी दूध और गोश्त की पैदावार में कमी आती है। और जब ये कमी आएगी तो जाहिर है कि उसका आपकी ग़िज़ा की जो अवेलेबिलिटी है, उसकी जो रेट है, उस पर असर होता है। अगर हीट वेव शुरू हो जाए जल्दी तो हमने देखा है कि गंदम का खोशा जल्दी पक जाता है, दाना अंदर से सूखा रहता है, उसमें वो आटे की मिकदार कम होती है। अगर जो आम के जब गोशे बन रहे होते हैं उस वक्त हीट वेव आ जाए तो वो उनको जला देता है, आम की फसल पे बड़ा असर। कटाई के टाइम पे अगर आंधियाँ और बारिश आ जाए तो आपकी खड़ी फसलों का नुकसान होता है। तो ये वो, या अगर जब सैलाब आते हैं तो वैसे ही फसलें जो हैं वो पानी बुर्द हो जाती हैं। तो ये वो मेजर चैलेंजेस हैं जो कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज लेके आ रही है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ये एक वेकअप कॉल है, ये वेकअप कॉल बहुत पहले से पाकिस्तान जैसे ममालिक को दी जाती रही है। और जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक सिर्फ ये 2026 का साल नहीं है, इससे पहले 2023, 24, 25 में भी पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी के हवाले से नीचे जाता रहा है। और अब ये सिचुएशन आ गई है कि हम जो है वो बहुत ही क्रिटिकल कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। देखते हैं कि इससे हुकूमत कैसे नबरदाज़मा होती है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, फ़ौरन हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। आलमी तेल मंडी में बड़ा झटका हुआ है और वो झटका इसलिए लगा है क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात ने ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। आलमी तवानाई की जो सियासत है उस पर एक नई सफ़बंदी मुतवक्के है और इमारात का ये भी कहना है कि वो अपनी तेल पॉलिसी में मुकम्मल खुद मुख्तारी चाहता है। ऐसे में जो दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उस पर इसका क्या असर हो रहा है और फिर जो ऑयल प्राइसेस हैं इस पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये अभी देखना बाकी है। साबिक़ सफ़ीर जावेद मलिक आज हमारे मेहमान हैं इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए। उनसे बात करते हैं। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जावेद साहब, गुड मॉर्निंग टू यू टू। प्लेजर सर। Thank you. ये जो नई सफ़बंदी है ये जब हो तब हो जैसा हो, एक आम पाकिस्तानी आज बैठा हुआ जो इस वक्त तकरीबन 400 का फ्यूल और अब आगे 450 का फ्यूल और डीजल भी उतने का ले रहा होगा, वो क्या सोचे? ये जो सीन हुआ है, ये जो यूएई ने एग्जिट किया है ओपेक प्लस को, उससे पाकिस्तान को सबसे पहला इनिशियल क्या फ़र्क पड़ेगा? जी देखिए, आई थिंक इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में लेने की ज़रूरत है। ये जो ओपेक है ना, ये एक पुरानी तंजीम है जो तकरीबन 30-40 साल पुरानी बनी थी। उस वक्त जब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने मिलके एक आप ये समझ सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क या एक अपना ग्रुप बनाया ताकि वो ऑयल प्राइसेस को भी रेगुलेट कर सकें और किस हद तक वो उसको पंप कर सकते हैं ऑयल को। ये भी उनकी एक उस वक्त के मुताबिक वो बनाया गया था। लेकिन ऑब्वियसली दुनिया बदल रही है। 40 साल पहले जो अरेंजमेंट्स थी, हो सकता है वो आज ना हो। और ऑफ कोर्स अगर एक मुल्क के पास ऑयल प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं और वो रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है बिकॉज ऑफ द ओपेक, तो वो उसको छोड़ने में कोई इतना बड़ी बात नहीं है। तो वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। कतर जो है वो एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग और गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री, वो इसका हिस्सा नहीं है। बहरीन इसका हिस्सा नहीं है और ओमान भी इसका हिस्सा नहीं है। तो आई थिंक हम इसको थोड़ा ज़्यादा मैंने देखा कुछ मीडिया के सेक्शंस में, नॉट योर चैनल बट अदर चैनल्स एंड सम अदर सोशल मीडिया के, इसको ज़्यादा ही थोड़ा वो हाइप दे रहे हैं। इट्स जस्ट अ रूटीन थिंग। इट्स आई डोंट थिंक वी शुड गो टू मच इनटू इट। पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आई डोंट थिंक सो कोई होगा, क्योंकि ये जो मार्केट कंडीशंस हैं वो डिटरमिन करेंगी कि पाकिस्तान की ऑयल प्राइसेस जो हैं वो किस तरह, वो तो इंटरनेशनली सेट होती है ना। तो जो ये इंटरनेशनल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, इज इट बिकॉज ऑफ मेयर स्पेकुलेशन कि ये या फिर इसका ओपेक से कोई लेना देना नहीं है? वी जस्ट सो इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की चेंज हुई हैं। ऑल्सो क्या इससे अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को कोई खुशी मिलने वाली है? बिकॉज आई रिमेंबर, आई एम श्योर आप भी इसको याद होगा कि ओपेक के लिए वो ये कह रहे थे कि इनकी हाई ऑयल प्राइसेस कैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को रिप कर रही है। जी बेसिकली अगर आप वैसे भी जनरली बात करें, कोई भी चीज़ दुनिया में उसकी जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिटरमिन होती है। तो अगर एक ऐसा फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश होता है जिसके ज़रिए डिमांड को कंट्रोल कर रहे हैं आप, तो सप्लाई को कंट्रोल कर लें तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। जब वो चीज़ वाफिर मकदार में अवेलेबल होती है तो प्राइस जो है वो आप समझ सकते हैं कम हो जाती है। दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। इससे प्राइस जो है वो शायद कम होगी। सप्लाई ज़्यादा अगर होगी तो मंतक या लॉजिक तो यही कहता है कि प्राइसेस विल बी बेटर, नॉट वर्स्ट। जो प्राइसेस बढ़ रही हैं उसकी वजह ये नहीं है। उसकी वजह अपना हुर्मुज़ में लगा हुआ जो ब्लॉकेज है, जो पहले ईरान ने लगाया और उसके बाद काउंटर ब्लॉकेज जो है वो अमेरिका ने किया, तो वो एक क्योंकि पाबंदी है वहाँ पे आमदोरफ्त की, उससे एक चीज़ हो रही है। प्लस एक अनसर्टेनिटी जो है दुनिया में जंग की, क्योंकि देखिए कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो कि बॉर्डर पे हम सुनते हैं बिटवीन द ट्रूप्स वो होती हैं, फायरिंग होती है। यहाँ पे क्या है कि इट्स अभी तो सीज फायर है, एज सच कोई जंग नहीं हो रही उस तरह से, लेकिन क्योंकि वो ब्लॉकेड है तो उसके इम्पैक्ट जो हैं वो ग्लोबली सब पे हो रहे हैं, आप पे और मुझ पे भी हो रहे हैं। कीमतें बढ़ रही हैं हमारी, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द अनफॉर्चुनेट कंडीशंस जो कि इस वक्त हम फेस कर रहे हैं वहाँ पे। नॉट बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, ये मे बी टाइमिंग के ऊपर, बिकॉज वो एक ऐसे वक्त में हुआ, बट दैट वाज जस्ट बिकॉज वो मीटिंग उनकी हुई और उन्होंने फैसला पहले से, ये फैसले कोई नी जर्क रिएक्शन में तो होते नहीं है। दीज आर वेरी लॉन्ग डिलिबरेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक ये काफ़ी अरसे से बात हो रही थी। आप जानती हैं एज आई सेड कि जीसीसी के अंदर 3-4 ममालिक ऐसे हैं जो इसका हिस्सा नहीं है, तो इट्स जस्ट नॉर्मल इन माय तो सर वी जस्ट गॉट 1 मिनट लेफ्ट। जावेद साहब, इफ यू कैन क्विकली कमेंट ऑन दिस कि ये जो डिसीजन है यूएई का, क्या ये अगेन वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी पहली किस्त इसको समझा जाए? न्यू, आप न्यू अलाइनमेंट्स देख रहे हैं इस रीजन में? जी देखिए, बेसिकली अगर आप वैसे भी जनरली बात करें, आप, कोई भी चीज़ दुनिया में उसकी जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिटरमिन होती है। तो अगर एक ऐसा फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश होता है जिसके ज़रिए डिमांड को कंट्रोल कर रहे हैं आप, तो सप्लाई को कंट्रोल कर लें तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। जब वो चीज़ वाफिर मकदार में अवेलेबल होती है तो प्राइस जो है वो
देखिए इस वक्त जो करंट इशू है वो तो हम यही देख रहे हैं कि एफर्ट्स हो रही हैं टू ब्रिंग अबाउट अ रेजोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और पाकिस्तान उस हवाले से आप जानते हैं कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स के बाद फील्ड मार्शल साहब का ईरान का दौरा, और उसके बाद इरानियन फॉरेन मिनिस्टर का इस्लामाबाद का दौरा, और फिर जो रिस्पांस ईरान ने दिया, तो इस पे फोकस्ड है सब कुछ। आई थिंक दिस विल डिटरमिन द न्यू आर्किटेक्चर ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये इशू रिजॉल्व हो जाता है तो दैट विल हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, क्योंकि ये इशू जो है एक्चुअली वो ही इशू है जिसकी वजह से तमाम मामला जो हैं वो किसी हद तक, अगर आप ये कह सकते हैं कि राइट। तजब्जुब का शिकार हैं, अनसर्टेनिटी का शिकार हैं। तो वन होप्स के ये जो पीस प्रोसेस है, जो डायलॉग का सिलसिला है, ये मुअत्तल नहीं हुआ बल्कि ये कंटिन्यू कर रहा है, और जो डिलिब्रेशंस करने के बाद ईरान ने कन्वे किया है अपना मैसेज थ्रू पाकिस्तान टू वॉशिंगटन, वो जो है उसका ऑल रिस्पॉन्स राइट, बिल्कुल ठीक वहाँ है से जावेद आएगा। मलिक साहब, ऑफ योर पॉइंट, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके मुताबिक ये जो एक डिसीजन है ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा पाकिस्तान पे। लेट्स सी कि कितना करेगा कितना नहीं करेगा। एक ब्रेक लेने दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। कल से लेके आज तक जहन में एक ही नारा गूंज रहा है, टॉस से लेके सेंचुरी और सेंचुरी से लेके मैच जीतने तक। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि पीएसएल का कल का मैच जहां शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, तमाशाई आए, और क्या ही बात है जनाब, हर इनक्लोजर का टिकट 500 रुपये, और कराची वालों ने बोला लो फिर हम आ रहे हैं। पहला हो या दूसरा हो, टॉस के बाद पहला सेशन था, उसके बाद दूसरे सेशन के बाद आफ्टरवर्ड्स हमने देखा क्राउड की एक बड़ी तादाद, एंड व्हाट अ वेलकम बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी गेव टू द क्राउड। कराची के क्राउड को सेंचुरी बना के जिस तरह से बाबर आजम ने ना सिर्फ वेलकम किया, एक बड़ा टोटल वहाँ पर स्कोर कार्ड पे लगा दिया, और साथ ही साथ जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड मुकम्मल तौर पर फेल नजर आई मुल्तान सुल्तान को हराने के बाद, जब आमना सामना होने जा रहा था, कौन सोच रहा था कि पेशावर ज़ल्मी इतने बुरे तरीके से इस्लामाबाद को हरा सकती है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट जर्नलिस्ट अहमद नकवी साहब, और उनसे जानेंगे कि कल का मैच हमें तो बड़ा ही महसूस किया, एंड वन मोर टाइम आई मीन लाइक अब क्या ही बोलेंगे जो लोग बाबर आजम को तनकीद का निशाना बना रहे थे अनटिल येस्टरडे कि ये कोई लीग थोड़ी है, इस लीग में तो हर कोई बना लेते हैं, इससे पहले भी बाबर आजम कर चुके हैं। सो अहमद साहब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड व्हाट अ प्लेजर टू वॉच। कल बाबर आजम की एक और सेंचुरी, ना सिर्फ वो बल्कि हमने कुशल मेंडिस को भी देखा, और फिर जब बॉलिंग करने आए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं चल सके। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे शो पे दावत देने का। और बिल्कुल ना ही सिर्फ बाबर आज़म की सेंचुरी थी, बल्कि क्राउड्स एक दफ़ा फिर वापस मैदान पे आए हुए थे, और मुझे मुझे कल किसी ने ज़िक्र किया था कि ऐसा लग रहा था कि 40 दिन से पीएसएल सोग मना रहा था। तो कल वो 40 दिन ख़त्म हुए, और भरपूर तौर पे शायकीन को पीएसएल एन्जॉय करने का मौका मिला। एब्सोल्युटली। अच्छा अहमद साहब, शायकीन को हम मज़ीद भी बात करेंगे, एंड इस पे ज़रूर बात करनी, क्योंकि मसले मसाइल पहले भी वही थे जो कल थे, यानी सड़कें आज भी वैसे ही टूटी हुई हैं, कोई मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं की गई, बट जब आप अच्छा खेलते लोग आते हैं, इस पर करते हैं बात। जिन्होंने खेल दिया अच्छा उस पर कर लेते हैं। पहले बात बाबर आजम ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि मज़ीद क्या बात होगी अगेंस्ट बाबर के, ये लो लेवल लीग है, बॉलर फॉर्म में नहीं थे, शादाब को उन्होंने मारा, या फिर समथिंग लाइक दैट। व्हाट एल्स द critics can come up with after this innings? खुद भी अपने आप को इसमें शामिल करूँगा, तो वो हमेशा कोई ना कोई वजह ढूँढ लेते हैं कि नहीं आज ये मसला था, आज ऐसा था, वैसा था। मगर मेरे ख़्याल में अगर जो पुरानी भी तनकीद थी बाबर के बारे में कि अच्छा थोड़ा स्लो खेलता है या जो कुछ भी करता है, कल आई थिंक आपको नज़र आया था कि ना ही सिर्फ़ उन्होंने एक शानदार सेंचुरी बनाई, बहुत तेज़ औसत पे बनाई, और उसी के साथ-साथ कि उनके जो मेन पार्टनर रहे हैं कुशाल मेंडिस इस पूरे टूर्नामेंट में, वो भी पहले आउट हो चुके थे। बाकी बल्लेबाजों ने उस तरीके से उनका साथ नहीं दिया। तो मेरे ख़्याल में बाबर आज़म की तरफ से एक शट अप कॉल थी उनके क्रिटिक्स के लिए। एब्सोल्युटली। कल ऑब्वियसली हमें बाबर की कप्तानी भी नजर आई, हमें बाबर की बैटिंग भी नजर आई, पूरी टीम भी जेल्ड इन नजर आई, एंड दैट वंस अगेन ब्रिंग्स मी टू द ऑक्शन। हम कल हैदर अली को देखा ऑन द अदर हैंड साइड फ्रॉम इस्लामाबाद साइड, कल शादाब ने ऊपर आकर खेला, नहीं परफॉर्म कर पाए, उनकी बॉलिंग उस तरह से नहीं चल पाई बाबर 11 के अगेंस्ट। सो इट ब्रिंग्स अस बैक टू द ऑक्शन कि कितना पैसा स्पेंड करके कौन सी टीम ने क्या खरीदा, और कितना एक स्ट्रॉन्ग कोर टीम इकट्ठा किया।
बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि आप सिर्फ़ किसी एक मैच पे एक पूरे सीज़न का फ़ैसला आसानी से नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ग्रुप स्टेजेस में सेकंड कदम किया और उसके अलावा भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम मिसाल लें तो उनकी शुरू से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोर रहा है। जितने भी अगर ड्राफ्ट में उनके जैसे साहिबज़ादा उनकी टीम से चले गए तो उसके बावजूद उन्होंने काफ़ी अच्छी और तगड़ी टीम हर साल बनाई है और 11 सीज़न्स में 10 दफ़ा वो प्लेऑफ्स आए हैं, तो आप वो कह सकते हैं कि इनकी एक कंसिस्टेंसी जो है वो हमेशा वाज़ेह रहती है। आई थिंक कि ऑक्शन के साथ जो जो ज़्यादा मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा तनकीद उठ रही थी, जैसे कि साइम अय्यूब की आप मिसाल ले लें कि उनके ऊपर बहुत पैसे खर्च हुए, ये हुआ, वो हुआ। बट आई थिंक अगेन ड्राफ्ट्स को, ऑप्शंस को आप सिर्फ़ एक मैच या बल्कि एक सीज़न पे भी सही तरीके से जज नहीं कर सकते। बहुत सारी राइट। चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। वैसे तो मैं साइम अयूब पे बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि अहमद नकवी साहब आप बहुत बड़े फ़ैन थे और आपने कहा था कि एक लेफ़्ट हैंडर ऊपर से कराची का सईद अनवर का कोई अवतार मालूम होता है वो नहीं हो सका। इसको आगे के लिए रखते हैं, इसको आगे के लिए रखते हैं, क्योंकि मुझे 100% श्योरिटी है कि साइम इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी दोबारा देगा। कमिंग अगेन टू दिस मैच, इंशाअल्लाह। अमर भाई, अब आप देखें बाबर ने कल 55 ऑड गेंदों पे सेंचुरी की। ये पहली नहीं थी, इससे दूसरी पहले भी जो उन्होंने सेंचुरी, सेंचुरी की थी वो भी तकरीबन 190 के 50 स्ट्राइक रेट से ही की 52 थी। balls that सो माय क्वेश्चन इज, इस बार के बाबर में और पिछले बाबर में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है? जब हम उनके रिलीज शॉट की बात करते थे कि यार बाबर स्वीप नहीं करते, वो स्पिन पे फंस रहे होते हैं, उन्होंने कल स्वीप पे छक्का ही मार दिया। सो चीज़ें बेहतर हुई हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं विद द थिंग कि जो उनके कोच हैं पेशावर ज़ल्मी के, जब उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, आई एम इस फैन गिब्सन गाय, उन्होंने कहा कि मुझे बाबर को बताने की ज़रूरत नहीं थी कि आप ऐसे खेलें वैसे खेलें, मैंने सिर्फ उसको रिमाइंड कराया कि हाउ ग्रेट यू आर। हमारे लोगों के लिए ग्रेट नहीं था वो, बाहर से आके एक बंदा बता रहा है कि बाबर आप ग्रेट हैं, खेलें अच्छा। आई थिंक कि अगर हमारे लोगों में जिनको ये नहीं लग रहा था, शायद वो हमेशा से जो है वो अक्सरियत में नहीं थे। जैसा कि आपको पता है पिछले 2 साल में जब उसका रन नहीं भी बन रहे थे तो पूरे-पूरे मैदान भर जाते थे उसकी बैटिंग देखने के लिए, उसके आउट होने के बाद लोग छोड़ देते थे। तो आई थिंक जो अवाम में जो उसकी मकबूलियत थी बाबर की, वो इवन जब उसके फॉर्म नहीं लग रहा था तब भी बहुत ज़्यादा थी। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी चीज़ बाबर ने बदली और बहुत ही काबिल-ए-दीद बात है कि उन्होंने इस सीज़न में, जो इनका भी 11वां सीज़न है, सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं एक सीज़न में यस, और आई थिंक कोई 3 दफ़ा वो 12 मार चुके थे। इस इनिंग्स के बाद वो आई थिंक 15 या 16 पे थे। जी। तो ये एक बहुत ही नुमायाँ चीज़ है जो बाबर ने अपने गेम में बदली है, जिसमें बहुत ज़्यादा अब रिस्क भी आती है और बाबर की जो जो पर्सनैलिटी है, बैटिंग की जो पर्सनैलिटी है, उससे काफ़ी कुछ हटकर है। तो आई थिंक यहाँ पे जो भी तनकीद करने वाले हैं, तो उनको इस बात का भी एतराफ़ करना चाहिए कि उसने इस पे एक बहुत वाज़ेह चीज़ है जो अपने गेम में बदली है और वो चीज़ जो बहुत अरसे से लोग यही कह रहे थे कि जी आप अपना स्कोरिंग रेट बढ़ाएँ, आप ये करें, वो करें। तो अब उसने नहीं सिर्फ़ किया है बट उसके साथ बहुत कामयाबी भी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। राइट। जब हम पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं तो वो स्टैंड अलोन करती हैं इन कंपैरिजन टू अदर टीम्स, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आता है। कल अली रज़ा को हालांकि उन्होंने नहीं खिलाया, आई फील वो शायद अनफिट है या क्या वजह हो सकती है। व्हेन इट कम्स टू इस्लामाबाद ने अब अपना अगला मैच खेलना है। आज तो ऑब्वियसली मुल्तान और हैदराबाद का मैच, विल टॉक अबाउट इट, बट व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर सजेशन? डू यू फील कि वो कॉनवे पे बहुत ही हैविली रिलाई करते इवन ऑन हैं? समीर। बिल्कुल, आई थिंक कि थोड़ा-सा जो उनकी बैटिंग का बैलेंस था, वो भी थोड़ा-सा आउट रहा है। बट आई हेजिटेट कि मैं बहुत ज़्यादा उनकी तनकीद करूँ क्योंकि जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, दे वर द सेकंड बेस्ट टीम, ना ही सिर्फ पॉइंट्स में मगर देख के भी आपको यही लग रहा था। और कल जो मैच था तो उसमें आपको यूनाइटेड की जो नीयत है वो हमेशा से वैसी ही रहती है कि हमें ऑल आउट अटैक जाना है, जिसकी वजह से काफ़ी दफ़ा माज़ी में भी ये हो चुका है कि बड़े टारगेट चेज़ करते हुए टोटल या तो कोलैप्स। आर या बिल्कुल पार के वो हुँ, हुँ। जो है, कल भी उन्होंने आई थिंक 40 रन पे 8-9 विकेटें गिराई थी। तो जी। आई थिंक कि वो जो उनका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टाइल है, वो उससे कभी हटते नहीं हैं ओके। और इसका यही वजह है कि कभी-कभार काफ़ी बुरे नताइज आते हैं। अहमद साहब, आप हमारे साथ ही रहें, क्योंकि अगला सवाल करने से पहले मैं देखने वालों को एक फुटेज दिखाना चाहता हूँ। वेल, जो मीडिया टर्मिनोलॉजी से वाकफियत जिनकी है, तो पीसीआर
कंट्रोल रूम जो है हमारा, तो मैच का भी एक पीसीआर होता है, तो वहाँ से एक फुटेज है, प्लीज़ अगर आप उसको दिखा सकें, वहाँ पे लोग जो है कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो फॉरेनर्स हैं, देयर यू गो, बाबर किंग बाबर कर रहे हैं, प्लीज़ इसको सुना भी सकें। Yeah, the Prince of Pakistan does it again. Whenever he seems to be under pressure. वेल यू नो व्हाट, मैंने इसको इसलिए एंजॉय किया क्योंकि क्राउड से लेके और यहाँ का स्टाफ, एवरीवन वाज एंजॉयिंग द मैच। हम इतने अरसे से कराची पे ये तनकीद कर रहे थे, देखने नहीं आते, देखने, आपको याद होगा मेरे ख्याल से पिछले साल जब यहाँ पे इनॉग्रेशन भी हो रही थी पीएसएल की गालिबन, तो या फिर कोई और टूर्नामेंट, आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली, बट बाबर ने कहा था कि कराची वाला आप लोग आते नहीं है मैच देखने एंड ऑल, फिर वो उसी मैच में आउट हो गए थे, फिर मीम्स बने थे कि पता चल गया क्यों नहीं आते। बट जब हमारे नेशनल स्टार्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लोग क्यों नहीं देखने आएंगे? वन वर्ड फॉर कराची क्राउड सर। नहीं, ये आपने मेरी दुखती रग पे अब छुआ है, तो मैं वन वर्ड पे तो नहीं रुकूंगा बिल्कुल भी। 1 मिनट ले ले। मतलब बड़ा आसान है कि कराची वालों को लानत तमानत करना कि ये क्यों नहीं आते, ये नहीं आता, वो नहीं आता। कल एक बहुत अच्छी मिसाल है कि लास्ट मिनट पे आपने अनाउंस किया टिकट्स का, उसके बाद आपकी पूरी दुनिया में 2026 है, एआई नौकरियां छीन रहा है। पाकिस्तान में अभी भी जो है कि जी वो प्रिंटर से निकलेंगे, आप कतार लगा के, डंडे खा के, टीयर गैस सूंघ के, फिर वो टिकट अपने हाथ में पकड़े, उसके बाद भी आपकी जलालत होगी और ख्वारी होगी, बूढ़े बच्चों के लिए कोई इंतजामात नहीं होंगे, और फिर आप मुड़ के कहेंगे कि यार क्राउड क्यों नहीं आता है। पीसीबी की जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका टिकटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची के अंदर, वो गैर मौजूद है। आप लाहौर आके देखिए और फिर कराची में देखिए क्या फर्क है। तो आई थिंक कि यहाँ पे बहुत अरसे से जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो पूरी तरह निभा नहीं रहे, क्योंकि अगर क्राउड लाना है भाई, आप जो है गधे गाड़ी की रेस करा दे, मैं आपके सामने 30,000 लोग भर दूंगा। इट्स नॉट अबाउट के लोगों को आना है या नहीं आना है, और कल इसकी आपको मिसाल मिल गई। तो आई थिंक जो भी इस किस्म की बातें करते हैं उनको कुछ भी नहीं पता वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है। आपने कहा वो डंडे और आंसू गैस, वो यू टुक मी द नॉस्टैल्जिया। आखिरी आपकी ऐसी कौन सी मेमोरी थी कि जब आपको स्टेडियम जाते हुए डंडे और वो पड़े? मेरी तो 97 इंडिया पाकिस्तान सीरीज की थी, तो राजेश चौहान ने मैं उस उधर भी मौजूद था। मैं उसके बाद 2004 में भी जब इंडिया आई थी तो टिकट लेने गए तो उस वक्त भी डंडे पड़े थे, और उसके बाद सहाफी बन गए तो फिर प्रेस कार्ड मिलता था तो अलग किस्म के डंडे पड़ते थे। अच्छा, ओके, हम वहां नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया अहमद तक भी आप हमारे साथ मौजूद थे, और एक बहुत ही अहम गुफ्ते ये नोट पे खत्म किया है। यस, सो वी रियली होप कि आने, अब जो ये पीएसएल अब लाहौर लेग है पूरा का पूरा, हम कोई और मैच होता है यहाँ पे कराची में और अच्छा होता है, लेकिन लेट्स सी अगेन। थैंक यू सो मच कराची क्राउड फॉर टर्निंग अप इन ह्यूज नंबर्स यस्टरडे। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन से हाजिर होंगे। स्टे विद अस आफ्टर दिस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। पंजाब असेंबली ने कम उम्री की शादियों के खिलाफ एक बड़ा और तारीखी कदम उठाया है और 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। अब इस नए कानून के तहत कम उम्र शादी को न सिर्फ जुर्म करार दिया गया है, बल्कि इसे ज्यादती के जुमरे में भी शामिल किया गया है। इस बिल के मुताबिक दुल्हा और दुल्हन दोनों की उम्र 18 साल होना लाजमी होगी, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों, वालिदैन, सरपरस्तों, निकाह रजिस्ट्रार्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ है कि कानून बच्चों के हुकूक तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए अहम संग मील साबित होगा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं, इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सारा अहमद, आप चेयरपर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, और आप एमपी भी हैं। सारा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक बहुत अच्छा इक़दाम है। पहले तो मुझे बताइए कि इस इक़दाम को उठाने की ज़रूरत तो थी ही, लेकिन क्या ये इस नहज पे पहुंच गया था कि इसको अब लिया गया है? स्टैट्स क्या हैं, रिकॉर्ड्स क्या हैं जब हम इसकी बात करते हैं तो? जी देखें, ये आई थिंक इट्स अ वेरी बिग डे फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। मुझे लगता है कि ये जो अर्ली गर्ल चाइल्ड मैरिज का इशू है, ये एक चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू है, क्योंकि वजह ये है कि देखा गया है हमेशा, एंड हमें भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने भी विटनेस किया केसेस में
जिसमें ये होता है कि जब लड़कियों की कम उम्री में शादी करवा दी जाती है तो अमूमन अर्ली प्रेगनेंसीज होती हैं, उसके नतीजे में उनको मेजर हेल्थ रिस्क से गुजरना पड़ता है। कुछ लड़कियों की डेथ हो जाती है जिनके फिस्टुलास डेवलप नहीं होते, इस पे मैंने पूरी रिसर्च की है। उसके अलावा जो मोर्टेलिटी रेट है, मटर्नल मोर्टेलिटी रेट, वो बहुत हाई है। उसके बाद लॉस ऑफ एजुकेशन है। जो लड़कियां जिनकी कम उम्र में शादी हुई है उनमें 90% लड़कियां जो एजुकेशन जो है वो छोड़ देती हैं। और आप मुझे खुद बताएं कि अगर एक माँ जो है वो उस तालीम याफ्ता नहीं होगी बिल्कुल ठीक तो है। वो क्या एक अच्छी नस्ल को जो है वो बड़ा कर सकेगी? सो देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स एंड ऑल्सो मैच्योरिटी नहीं डेवलप होती लड़की की, यू नो, कि वो इतनी काबिल नहीं होती कि वो बच्चे पैदा कर सके और उसको बड़ा कर सके। ये Right. काफी मामला देखे गए एंड इनको मद्देनजर रखते हुए ऑल्सो तमाम सूबों में, जो दूसरे सूबे वहां पे ऑलरेडी ये बिल मंजूर हो गया था काफी साल पहले, जैसे सिंध, जैसे बलूचिस्तान एंड इस्लामाबाद एंड केपी में भी अंडर प्रोसेस है। पंजाब में बहुत टाइम से ये बिल जो है वो अंडर कंसिडरेशन रहा है लेकिन पास नहीं हुआ, डेफर होता गया। पिछले दौरे हुकूमत में भी डेफर हो गया एंड मैं बहुत कोशिशें करती रही हूँ बहुत सालों से ये बिल मंजूर करवाने के लिए। पहले मैंने एज अ प्राइवेट मेंबर्स डाला बिल इन द पंजाब असेंबली, उसके बाद फिर पता चला कि गवर्नमेंट हैज टेकन इट अप, व्हिच इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप बाय द चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उन्होंने it is. एंड सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब जिन्होंने ये इसको कैबिनेट के थ्रू पहले एक ऑर्डिनेंस में बनाया, Okay. फिर ये गया स्टैंडिंग कमेटी, वहां पे भी हमने एक जहाद लड़ा है। इवन इन द स्टैंडिंग कमेटी ऑन लोकल गवर्नमेंट जब ये केस गया, सारा मैंने अपने आप को इनवाइट राइट सारा, सॉरी टू एंड कट यू, वहां भी बहुत हमें मजम्मत एक फेस छोटा करना सा पड़ी। हिच हमें जी नजर आता है सारा, और वो हिच ये है जी जी कि ऑब्वियसली बिल पास हो गया है और ये बहुत अच्छी बात है एंड वी हैव सीन कि कितना पंजाब हुकूमत एफिशिएंटली किसी भी बिल पास होने के बाद एक्शंस ले रही होती है। लेकिन होता है कि जो जी बच्चियां होती हैं 12 साल 13 साल 14 साल, उनकी गलत उम्रें निकाहनामा में लिख दी जाती हैं, गवाह भी इसके साथ जी खड़े हो जाते हैं कि जी बच्ची की उम्र इतनी ही है, वालिदैन तो ज़ाहिर है शादी करा रहे होते हैं, ऐसे में आसपास कोई नहीं होता जो उस बच्ची को बचा सके। तो ये आइडेंटिफाई जी कैसे होगा कि किसी बच्ची की उम्र ज़्यादा हम्म, करके निकाहनामा में लिख दी गई और उसके खिलाफ अब एक्शन होना है? जी जी, बिल्कुल। एक इनफैक्ट सरगोदा में केस भी रिपोर्ट हुआ है जिसमें अभी ओह! परसों की बात है कि बच्ची की उम्र को ना 19 बताया गया और उसकी शादी करा दी गई, ऑल्दो वो बहुत छोटी है। तो उसमें भी जो है ना वो अंडर प्रोसेस है कार्रवाई। और ये रिपोर्ट इस तरह हो सकता है अगर हम आगाही फैलाएँ, जिस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एंड हम चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ जो बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको इन्वॉल्व करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करें, तमाम नेबरहुड के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं। मैं ऑलरेडी एक इंटरफेथ हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनाई हुई जिसमें तमाम मज़ाहिब के लीडर्स को रखा हुआ है और उनको पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा हम बनाते हैं। तो उनको ऑन बोर्ड लेके बताना ज़रूरी है सो दैट अगर ऐसी कोई शादी हो तो आस-पास मोहल्ले में कोई रिपोर्ट कर दे, क्योंकि अगर बच्ची हम तक नहीं एक्सेस कर सकेगा, गवर्नमेंट को नहीं इन्फॉर्म कर सके या पुलिस को नहीं इन्फॉर्म, तो फिर एटलीस्ट कोई मोहल्ले में इन्फॉर्म कर दे ताकि इंटरवीन कर सके हुकूमत और पुलिस इस मामले में। क्योंकि अब तो एज़ पर लॉ देखिए जो निकाह करवा रहा है, जो उसमें बड़ा एज का है वो भी मुजरिम है, जो पेरेंट्स इसके पीछे वो भी मुजरिम है, निकाह रजिस्ट्रार भी मुजरिम है। सो इट्स सो क्लियर, ये लॉ जो है बहुत ओके। क्लैरिटी दे रहा है सारा कि साहिबा, ये जो जी, आपने बात की कि अगर कोई आसपास इसको देखे तो रिपोर्ट करे, तो इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा इसमें लगता है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, बिकॉज कोई क्यों ही करेगा, किसी को क्या ही ज़रूरत है। एब्सोल्युटली आपने अपनी पहले सवाल की गुफ्तगू में जितने पॉइंटर्स दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अवेयरनेस के हवाले से इसमें कोई प्रोविज़न रखा गया है? अगर डोर टू डोर कैंपेन नहीं तो कम से कम गली मोहल्ले की सतह पे, यूसी लेवल की सतह पे इस तरह की कोई कैंपेन, सो दैट अगर कहीं ये हो रहा है तो अगला बंदा इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हुआ रिपोर्ट करे। जी, अभी हम इसके रूल्स फ्रेम करने लगे हैं। ऑलराइट। रूल्स में ये बहुत क्लियरली लिखा जाए जी, ये रूल्स में क्लियरली स्टेटेड है कि इसकी अवेयरनेस के लिए क्या काम, इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या काम करना है और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी, यू नो, so they're very well sought out rules which will be approved soon इंशाल्लाह। जी। ओके। सारा साहबा हमारे साथ ही आइएगा, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है और दोबारा जब हाजिर होंगे तो एक और बहुत अहम मामला है सारा साहबा से उस पर बात करेंगे। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले पंजाब में जो कम उम्र की शादी की पाबंदी पर बिल है उस पर हम बात कर रहे थे। सारा अहमद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। सारा साहबा, अब तक की गुफ्तगू बहुत अच्छी रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको भी चैलेंज का सामना रहेगा आगे चल के। गालिबन एक फैक्शन ऑफ सोसाइटी है हमारी जो जो इस पे रेजिस्ट करेगी ही। तो आपके क्या प्लान्स हैं उस हवाले से?
हमारी फैमिलीज़ में, हमारी सराउंडिंग्स में बहुत से लोग इसको नहीं समझते गलत, तो उस पे आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? जी, बिल्कुल, मैं आपको खुद एक लाइव एग्ज़ाम्पल देती हूँ। रिसेंटली मेरी एक फेलो कॉलीग जो हैं पार्लियामेंटेरियन, वो अपने एरिया में गईं, अपने विलेज में, गाँव में, और वहाँ जाके उन्होंने जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल और बर्थ कंट्रोल पे उन्होंने जब जो है आगाही दी वहाँ पे ख़वातीन को उस एरिया की, मोहल्ले की, तो फिर उनको जो है उनके अपने जो वालिदैन हैं, फैमिली के बड़े हैं, सरबराह, उन्होंने कहा कि अगर आप कल वहाँ पे नज़र आई और ये तालीम देते हुए आए, तो फिर हम आपसे अब जो है ना वो मतलब आपको रोकेंगे वहाँ जाने से। तो कैन यू बिलीव कि ये रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है जब आप इस तरह की आगाही भी देने निकले रिगार्डिंग इस तरह के जो जी हाँ। इम्पोर्टेंट सेंसिटिव इश्यूज है, चाहे वो ये हो गया, चाहे वो बर्थ कंट्रोल Which पे leads आगाही to देनी which leads खवातीन to को, another या question, Sara या साहिबा, respectfully I'm हाँ, cutting you off, but which leads to another question. यस, आपने इस पे रिसर्च भी की यस, हुई है, ठीक है? आपको जी। क्या लगता है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस इस मामले पे अर्बन सेटअप से आएगी या रूरल सेटअप से आएगी? जी, ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स रूरल सेटअप से, क्योंकि वहाँ पे तालीम कम है, वहाँ पे आगाही कम है, अवेयरनेस नहीं है, वहाँ से आएगी। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि ये मुमकिन नहीं है, विद टाइम ये माइंडसेट चेंज हो जाएगा। स्लोली एंड स्टेडीली हम करते रहें, हम उनके जो है इंस्टेड कि उनकी खवातीन को एड्रेस करने के, हम आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम जो मर्द रोकते हैं इस तरह की चीज़ों को होने से, उनको ऑन बोर्ड लें और उनसे बात करें। तो ये स्ट्रैटेजी आई थिंक अडॉप्ट करनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड इट विल टेक सम टाइम, बट आई थिंक इट शुड बी डन इंशाल्लाह। ऑल राइट। और सर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से आप बात करें कि ये रूरल साइड से ज़्यादा आता है, बट लॉट ऑफ पीपल जो बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत समझ रखते हैं, लेकिन उनके लिए ख़वातीन जो है वो एक ज़िम्मेदारी होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है बस अब जल्दी जल्दी शादी कर लो, आगे जाके एजुकेशन हो जाएगी, और एजुकेशन नहीं हो पाती बिकॉज ऑब्वियसली आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो उस पार्ट को कोई एजुकेट करने का सोचता नहीं, क्योंकि हम समझते हैं इनको तो ऑलरेडी एजुकेशन है, अवेयरनेस है। जी, बिल्कुल, इट्स इम्पोर्टेंट कि देखिए कम्युनिटी लेवल पे ना हमने चाहिए कि नॉट जस्ट बड़े शहर बट कम्युनिटी लेवल पे जो है इन सबको इन्वॉल्व करें, सारे स्टेक होल्डर्स को, खवातीन, उनके उनके जो मर्द हैं फैमिलीज़ में वो, और फिर ये इम्पोर्टेंट जैसे मदारिस हैं, तो उनके जो वहाँ पे हेड करते हैं, जो उलमाए कराम हैं, सबको इन्वॉल्व करें, क्योंकि वहाँ से भी तो बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट हो सकती है। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू इन्वॉल्व ऑल रिलीजियस लीडर्स ऑल्सो, एंड तालीमी जो इदारे हैं उनको भी वहाँ पे भी अवेयरनेस देना, अमंग स्कूल गर्ल्स ऑल्सो, वहाँ पेरेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी है। तो आई थिंक बहुत बड़ा एक ऑडियंस है जिसको तालीम देने की और आगाही देने की ज़रूरत है, और ये इसलिए ताकि हम अपनी बच्चियों का फ्यूचर महफूज कर सकें, उनकी ज़िंदगियाँ महफूज कर सकें। तो Just ये one बहुत last thing, इम्पोर्टेंट है। just one last thing, यस, सारा साहिबा, हम मतलब हमारी इस गुफ्तगू से एक सिर्फ तजवीज़ है, अगर तो वो हो सके, मुझे नहीं पता वो ऑलरेडी आपकी जी, कंसिडरेशन में है या नहीं, अगर इसको करिकुलम में शामिल किया जाए तो इतनी ज़्यादा फिर भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सारा अहमद साहब मौजूद थी, इस बहुत ही अहम मामले पे हमसे आप गुफ्तगू कर रही थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। Stay with us. Stay with us. वेलकम बैक। दुनिया भर में 24 से 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। इस हफ्ते को मनाने का मकसद हर उम्र के अफराद को ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत उजागर करना है। और माहिरीन के मुताबिक वैसे तो गुज़िश्ता 50 वर्षों में वैक्सीन ने दुनिया भर में 15 करोड़ से ज़ायद जानें बचाने में कलीदी किरदार अदा किया है। ये आलमी मुहिम इस बात की याद दहानी है कि बर वक्त हिफाजती टीके न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों को भी मुतादिद महलिक बीमारियों से महफूज रखते हैं। सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी है कि हर बच्चे तक वैक्सीन की मसावी रसाई यकीनी बनाई जाए और वैक्सीन से मुताल्लिक़ एतमाद को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक अवामी सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने और आने वाली नस्लों को महफूज मुस्तकबिल देने के अज़्म की अलामत बन चुका है। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सहरा जैदी। आप तर्जुमान हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के, तर्जुमान प्रोग्राम बराए हिफाज़ती टीकाजात। डॉक्टर सहरा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कुछ हमने बताया है इस हफ्ते की इम्पोर्टेंस के हवाले से, कुछ आप बताइए कितनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये हफ्ता। बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। मैं आपको अगर इसकी फ़ादियत बताऊं इस वीक की, असल में ये जो वीक है जो 24 से 30 तक, जैसा कि आपने बताया,
ये दुनिया भर में मनाया जाता है और उसको मनाने का मकसद ये होता है कि कंटिन्यूसली एक हफ्ते तक वो माँ बाप जिनके बच्चे की वैक्सीन ड्यू है, मतलब किसी बच्चे की वैक्सीन ड्यू हो चुकी है वो, या वो बच्चा जिसकी वैक्सीन किसी वजह से रह गई है, वो कोई भी वजह हो सकती है, आइदर बीमारी हो सकती है या पेरेंट्स का इनकार हो सकता है, तो ये वीक आपको मुसलसल वालिदैन को एक हफ्ते तक याद दहानी कराता है कि जी अपना EPI कार्ड निकालिए और आके अपने बच्चे को अपने करीबी मरकज़ सेहत पे जाके अपने बच्चे को वैक्सीनेट कराइए। इस सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेमिनार्स होते हैं, वॉक अरेंज की जाती हैं, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बल्कि प्रोविंशियल लेवल पे भी सेमिनार होते हैं और वॉक अरेंज की जाती है और आगाही प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बाद यूनियन लेवल काउंसिल लेवल पे UC लेवल पे भी सेम सेमिनार अरेंज किए जाते हैं, वॉक अरेंज की जाती है, सेशंस होते हैं घर घर पे, मोहल्ले में, ताकि वालिदैन को आगाही हो कि वैक्सीनेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसको लगाने के क्या फ़ायदे हैं और नुकसान कोई भी नहीं है। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। एक चीज़ मेरे जहन में आती है, जैसे हम रूरल एरियाज़ की अक्सर हम बात करते हैं, जब खातिन प्रेग्नेंट होती हैं और आम तौर पर हमारे यहाँ ये होता है कि जो चाइल्ड बर्थ है वो घर में करवा लो, मिडवाइफ्स को घर पे बुला लो, उनकी अवेयरनेस कैसे मेक श्योर की जाए कि जो प्रेग्नेंट खातिन है, ताकि उनके अंदर ये जिम्मेदारी डाली जाए कि आपको अपने बच्चे की वैक्सीन अब करानी होगी, फ़ौरन जब आपका बच्चा पैदा होता है उसको पोलियो एंड सो ऑन और बहुत सारी वैक्सीनेशंस की ज़रूरत होगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसके ऊपर भी अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो उसमें हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं, हमारे वैक्सीनेटर्स होते हैं, जो छोटे छोटे वालिदैन के और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, हामला ख़वातीन, उनके साथ सेशंस अरेंज करते हैं और उनको वैक्सीन के फ़ायदियत के बारे में बतदरीज बताते रहते हैं। और जब ख़वातीन हमला होती हैं तो उनको TT का भी इंजेक्शन लगता है। तो जब वो TT के इंजेक्शन के लिए आती हैं तब भी हमारा वैक्सीनेटर उनको बताता है कि जी आपने जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो आपने जी बिल्कुल पूरा शेड्यूल भी बताता रहता है, वो कंटिन्यूस से कि हैम्परिंग उनको करता रहता है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताइए कि अभी करंटली सिंध की बात करें तो जो हमारी वैक्सीनेशंस हैं वो कौन कौन सी बीमारियों को अभी कवर करती हैं? अच्छा, अभी हम 13 ख़तरनाक, मौलिक और मैं कहूँगी जानलेवा बीमारियां हैं जिनके ख़िलाफ़ हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, जिसमें पोलियो है, काली खांसी, खन्नाक, तशन्नुज और खसरा जो बहुत इन है और 2 फेजेस आते हैं इसके, असहाल की बीमारी है और HPV जो कैंसर है, सर्विकल कैंसर, उसकी भी वैक्सीन हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। और आपने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि जब ये वीक इसीलिए है ताकि उन पेरेंट्स में अवेयरनेस हम उजागर कर सकें जो किसी वजह से अपने बच्चों को नहीं लगा सकें। अच्छा, अब क्या कोई टाइम लिमिट होती है व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड का एज कि इतनी एज में इम्यूनाइजेशन की वैक्सीनेशन लग जानी चाहिए? खुदा न खास्ता उतनी एज में अगर नहीं लगी और उसके बाद अगर कोई लगाए तो उस वैक्सीन का उतना ही असर होगा? अच्छा, देखिए वैसे तो पर वक्त अगर वैक्सीन लगवा ली जाए, जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो बेस्ट टाइम है और बच्चे में उतनी मतलब इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि बच्चा जब भी मतलब आए उसको वैक्सीन लगवा लें। ऐसा नहीं कि 15 साल की उम्र में आप BCG लगवा रहे हैं या पेंटा लगवा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। राइट, कुछ बीमारियां होती ही बच्चों में हैं, जैसे मीज़ल्स आम तौर पे बच्चों को ही अफेक्ट करती है। अच्छा, मैं मीज़ल्स के बारे में बात करूँ, हमारे यहाँ खसरे का फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास करके इंटीरियर सिंध से अक्सर केसेस आ रहे होते हैं। आम तौर पर किसी ख़ानदान में अगर बड़े बच्चे को मीज़ल हो गए वैक्सीन के बाद में, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स अगले बच्चे को मीज़ल की वैक्सीन लगाते ही नहीं कि भाई इसको तो मीज़ल्स की वैक्सीन लगाने के बावजूद हो गए थे मीज़ल्स, तो हम क्यों लगाएं। उनको शायद फ़र्क नहीं पता चलता कि मीज़ल्स की वैक्सीनेशन लगाने के बाद उसका क्या असर कम हो जाता है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया और ये हमारे पास ये मिथ्स बहुत आम है कि जी वैक्सीन लगा ली है तो हम 100% क्योर हो गए हैं, तो जी अब हमें बीमारी क्यों हो गई है। इसका एक सिंपल सा जवाब है कि बीमारी अगर आएगी भी तो
तो उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी ठीक है। जितनी वैक्सीन लगाने से पहले इंटेंसिटी होगी, उतनी वैक्सीन के बाद इंटेंसिटी नहीं होगी। अगर मीज़ल्स की बात करूं तो अगर मीज़ल्स होता भी है वैक्सीनेशन के बाद भी तो वो जानलेवा नहीं होगा और इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी जितनी वैक्सीन से पहले होंगी। अच्छा, बहुत सारे टैबूस आप भी सुनती होंगी बिकॉज यू आर डीलिंग विद इट। उसमें से एक ये होता है कि वालिदैन की शिकायत होती है, अरे ये तो बुखार कर दिया मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा के। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इस पे भी उनको एनलाइटन कर दें प्लीज़। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और पूरी दुनिया में वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है और हमारे पास जो वैक्सीन आ रही है हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध के पास, वो बहुत बेस्ट वैक्सीन है। और इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये 50,000 से ऊपर की इसकी कॉस्टिंग जाती है अगर पैकेज की बात करें। और वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। बुखार आना ये एक नॉर्मल सी अलामत है और बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि ये बहुत अच्छी अलामत है। बुखार आने का मतलब ये है कि आपके जिस्म ने फ़ौज तैयार कर लिए अगेंस्ट बीमारी। और 2 दिन का बुखार होता है, पैनाडोल ड्रॉप्स दें, बुखार सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। बजाय इसके कि आप अपने बच्चे को उम्र भर की माजूरी या उम्र भर की बीमारी और जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है, आप उस स्टेज पे अपने बच्चे को ले आएँ। 2 दिन का बुखार सह लीजिए और थोड़ी सी तकलीफ़ होगी वैक्सीनेशन के बाद, वो बच्चा सह ले, पैनाडोल ड्रॉप्स दें, सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। राइट। अच्छा, जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो इम्यूनाइजेशन में कितनी वैक्सीनेशंस आती हैं? लाइक ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ सिंध 13 वैक्सीनेशन तो ऑलरेडी लगाती है बच्चों को, लेकिन जो हम इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं उसमें कितनी ज़रूरी वैक्सीन्स होती हैं जो बच्चों को ख़ास करके लगनी ही चाहिए? वो कौन सी ऐसी वैक्सीनेशंस हैं जो बड़ी एज में भी आपको ज़रूरत है वो लगाएं आप, जिनको हम नहीं लगाते? अच्छा, जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे पास 13 मौलिक बीमारियों के लिए वैक्सीन है, जिसमें पोलियो ड्रॉप्स हैं और पोलियो का इंजेक्शन भी है, पेंटावेलेंट है हमारे पास, BCG है और मीज़ल्स है। और अभी रूटिनाइजेशन में हमने HPV वैक्सीन जो सर्विकल कैंसर की वैक्सीन है वो भी इंट्रोड्यूस करवाई है बच्चियों के लिए। न सिर्फ ये बच्चों के लिए हमारे पास वैक्सीन है, बल्कि हमारे पास ख़वातीन के लिए भी वैक्सीन है जिसके 5 डोजेज़ लगते हैं, 5 इंजेक्शन्स लगते हैं, जो चाइल्ड बेयरिंग एज हमारे पास कहलाती है। 13 से 49 ईयर्स की एज पे ये लगती है वैक्सीन। और इसकी 5 डोजेज़ होती हैं जो ख़वातीन को लगाई जाती है, जिसको TT वैक्सीन कहा जाता है। बहुत से लोग ये देख के अब ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको लगवाने जाएं तो ये बड़ी महंगी होंगी, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हुकूमत हमें दे रही है, एंड आई एम गेसिंग के अगर कहीं इनको फ्री मिल रही है ये वैक्सीन या कम कॉस्ट में मिल रही है तो उनका भरोसा नहीं होता। कह रहे ये तो हुकूमती है, सरकारी है, इसमें तो पानी भर के लगा देते हैं ये भी बातें हैं। तो हम वहाँ चले आए, प्राइवेट में चले आए तो प्राइवेट में महंगी मिलती हैं। तो ये वाली चीज़ अगर आप हमें बता सकें कि वैक्सीन्स हर जगह सेम होती हैं, डिफरेंट होती हैं, कॉस्ट का कोई मसला आता है, और क्या सरकार की तरफ से लगाई जाती हैं, आर दे फ्री या लो कॉस्ट? अच्छा सवाल किया आपने। और ये हमारे पास बहुत मिथ्स आती हैं कि जी गवर्नमेंट को सिर्फ वैक्सीन का ही ख्याल है और किसी चीज़ का ख्याल नहीं है। देखिए, हर गवर्नमेंट में मुख्तलिफ शोबे हैं। एजुकेशन का शोबा है, सफाई का शोबा है जो लोकल गवर्नमेंट और ये सारे, और इसी तरह सेहत का भी शोबा है। ठीक है, सेहत के शोबे में अगर हम बात करें तो एक हमारे पास वैक्सीनेशन का शोबा है। हर शोबा अपना अपना काम सर अंजाम दे रहा है। तो अब ये कहना कि जी हुकूमत को सिर्फ वैक्सीन की परवाह है, तो देखें हम अपना काम कर रहे हैं, जो हमारा काम है वैक्सीन से रिलेटेड वो हम काम कर रहे हैं। और वैक्सीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कहीं पे प्राइवेट पे ये वैक्सीन लगा के चार्जेस लिए जा रहे हैं तो वो चार्जेस सर्विस चार्जेस है, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो वैक्सीन एक स्लम एरिया के किसी EPI सेंटर पे मौजूद है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान की है। और अगर कोई वैक्सीन किसी बड़े अस्पताल में मौजूद है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और वो भी
ईपीआई ही से दी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन है बहुत जी। शुक्रिया मैम आपकी आमद के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिली होगी और उनको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। ऑल राइट, हम प्रोग्राम का अख्ताम कर रहे हैं, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ हसीन यादों के साथ। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बेमिसाल कमेडियन, लाजवाल अदाकार और मिजाज के शहंशाह मुनव्वर ज़रीफ को मद्दाओं से बिछड़े 50 बरस बीत गए हैं, लेकिन उनकी फनकाराना अजमत आज भी जिंदा है। आपसे इजाज़त ले रहे हैं, जाते जाते देखिए कुछ उनकी झलकियाँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।